नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश में 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से प्रवासी मजदूर, बच्चे, महिलाएं सामान लेकर पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब सरकार बार बार कह रही थी कि जो जहां है वहीं रहे, तो फिर क्यों ये लोग शहरों को छोड़कर गाँव की ओर लौट रहे हैं? क्या कोरोना से ज़्यादा इन्हें किसी और चीज़ से डर लग रहा है? चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सरकार के बार बार रोकने के बावजूद श्रमिक अपने गांव की ओर क्यों लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर जो हर रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, ऐसी दशा में वे अचानक लॉकडाउन सुनकर अजीब तरह की उलझन में फंस गए। उनके मन में लॉकडाउन खत्म होने को लेकर कई आशंकाएं पैदा होने लगी। दूसरी ओर कार्य ठप होने से उन्हें मूलभूत चीजें भी मिलने में समस्या होने लगी। वहीं मकान मालिकों ने किराया देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में उनके सामने दो ही विकल्प बचे थे। पहला, वे शहर में रहकर बिना अनाज पानी के भूखे मरते। दूसरा, या फिर अपने गांव चले जाते। लाखों कामगारों ने परिवार से दूर भूख से मरने की बजाय गांव चले जाने का निर्णय किया। अप्रवासी मजदूरों का कहना है कि वह 2 माह से परेशान हैं, खाने और रहने की व्यवस्था नहीं है, इसके चलते वो अपने घर जा रहे हैं। उनका कहना है कि 2 महीने से काम बंद पड़ा है, मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है, इसके साथ ही खाने के लिए राशन की व्यवस्था नहीं है। श्रमिकों के अनुसार वे मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, भीख नहीं मांग सकते, इसलिए बचा खुचा खाना रास्ते के लिए लेकर अपने गाँव जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास के कई पैमानों पर शीर्ष राज्यों में आते हों, लेकिन अपने अपने घरों को भारी संख्या में लौटते मजदूरों को रोके रखने के उपाय में वे भी पीछे रहे। हालांकि सभी श्रमिक इतने भाग्यशाली नहीं निकले कि वह सकुशल घर पहुंच जाएं। इस पलायन में अब तक सैकड़ों मजदूरों की भूख, थकान और दुर्घटना से मौत हो चुकी है। इस वापसी के समय उन्हें जिस त्रासदी से दो चार होना पड़ा है, उनके कारण शायद ही अब वे जल्दी काम पर लौटना चाहें। स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के 26 अप्रैल 2020 तक के आंकड़े के अनुसार 64% परिवारों के पास लॉकडाउन के समय 100 रुपये ही बचे थे। 78% प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों को लॉकडाउन में 1 रुपये भी नहीं मिले और 99% प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों की कमाई लॉकडाउन के समय शून्य रही। हालांकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में श्रमिकों, महिलाओं, बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने का आश्वासन दे रही हैं, लेकिन प्रवासी श्रमिक कामगार, जिसमें शहर में ठेला खींचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गुमटी खोलने वाले, मोची, सफाई का काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है और ना ही सरकार के पास इनका कोई आंकड़ा ही उपलब्ध है। सरकार ने निर्धन वर्ग के लिए कैश ट्रांसफर और राशन वितरण जैसे उपायों की घोषणा की है, लेकिन कई श्रमिकों के पास न तो बैंक खाता है, ना ही राशन कार्ड है। ऐसी दशा में वह बिना पैसे के कैसे जीवन बिताते, इसलिए उन्होंने गांव लौटने में ही अपनी भलाई समझी। अब हम आपको बताते हैं कि शहरों में कार्य करने वाले श्रमिक किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं और उनकी संख्या क्या है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के अनुसार प्रवासी श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार निर्माण क्षेत्र देता है। इसमें 4 करोड़ श्रमिक लगे हुए हैं। इसके बाद घरेलू कार्य में लगभग 2 करोड़ श्रमिक कार्य करते हैं। कपड़े में यह आंकड़ा 1.1 करोड़ है, जबकि ईंट भट्ठे में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा परिवहन, खनन और खेतीबाड़ी में भी भारी संख्या में प्रवासी श्रमिक लगे हुए हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के 33% श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम श्रमिक कानून का फायदा ही नहीं मिलता और बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है। श्रम मंत्रालय की 2015 की रिपोर्ट में कहा गया था कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले 82% श्रमिकों के पास रोजगार के नाम पर केवल कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ही कार्य है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 93% है, जबकि 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 2011 से 2016 के बीच लगभग 90 लाख लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पैसे कमाने के लिए गए। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देश के भीतर एक स्थान से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 1.39 करोड़ है। आपको बता दें कि श्रम कानूनों या विधि का लाभ केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक ही सीमित है। इस समय में अधिकतर श्रम कानून केवल संगठित क्षेत्र पर ही लागू होते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में केवल 8 से 9% कर्मचारी ही काम करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश कामगार असंगठित क्षेत्र से आते हैं। समस्या यह है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों के पास सीमित अधिकार होता है और उन्हें अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट के दौरान हुए हाल के अध्ययनों के अनुसार असंगठित क्षेत्र में सिर्फ 17% कामगार ऐसे हैं जिनके नियोक्ता पहचाने जा सकते हैं। शेष 83% कामगारों का नियोक्ता कौन है कोई नहीं जानता। फिर भी उनकी आय कैसे सुरक्षित रह पाएगी? उन्हें काम पर रखा जाएगा या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? गांव से नगर या शहर, या फिर शहर से वापस गांव से अन्य गांव की ओर पलायन करने वाले लोगों की संख्या करीब 10 करोड़ आकी गई है। इन सब बातों को जानने के बाद अब यह प्रश्न उठता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अप्रवासी श्रमिकों को रोकने में क्यों असफल रहीं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता अंकित पाठक कहते हैं कि सरकार ने बहुत हड़बड़ी में एक ऐसा निर्णय लिया जिसका भारी मूल्य देश को चुकाना पड़ सकता है। उनका कहना है कि देश में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले तमाम ठेका श्रमिकों और दैनिक श्रमिकों के लिए सरकार के लॉकडाउन के पहले यदि कोई व्यवस्था की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती कि उन्हें पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ता। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की एक पीड़ा यह भी है कि उनका ना तो कोई यूनियन है और ना ही कोई ऐसा संगठन है जो उनके लिए कोई आवाज़ उठा सके। सरकार के कदम को पूरी तरह लापरवाही भरा बताते हैं, जिसमें ना तो सरकार ने कोई पूर्व तैयारी की और ना ही कोई गाइडलाइन जारी की। सरकार की कोई भी तैयारी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, जिससे हर क्षेत्र के लोगों की हानि का विवरण सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास अभी भी इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस निर्णय को लेने से पहले कोई तैयारी ही नहीं की थी। अब सरकारें केवल एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। श्रमिक सरकार राज्य मशीनरी से निराश होकर अपने पुरुषार्थ के भरोसे निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे छोटे उद्योगों को कुछ छूट के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराती तो उद्योग न बंद होते और ना ही श्रमिकों का पलायन होता। इसलिए सरकार को कोई ठोस और रोजगार परक निर्णय लेने होंगे, अन्यथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल होगा। गांव जा रहे श्रमिकों को गांव में ही रोजगार और शहर में रह रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा, जिससे कोरोना के कारण रुके हुए कार्य को पटरी पर लाने में कोई समस्या ना हो और ना ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि एक साथ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का अपने घरों को लौटने के असाधारण फैसले के जवाब में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास कोई ठोस कार्रवाई या राहत प्लान नहीं दिखाई दिया, जिससे समय रहते हालात सामान्य हो पाते। प्रवासी मजदूरों के बीच जान बचाने और अपने घरों को लौट जाने की देशव्यापी दहशत के बीच सरकारों की मशीनरी भी असहाय सी दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार को कुछ और मूलभूत आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरों यानी नगरों में पूर्व में स्थापित किए जा चुके उद्योगों में कार्य कर रहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी। नगरों में इन श्रमिकों को विशेष रूप से मकान की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी, मासिक वेतन की मात्रा को निश्चित करना होगा और न्यूनतम वेतन संबंधी नियमों का ठीक से पालन करना होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक योजना भी लाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत विशेष आपदा के समय श्रमिकों को खाने पीने एवं रहने के सारे खर्च की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी करे।
अंतिम में यही कहा जा सकता है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों के पलायन को रोकने और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सही नीतियां बनानी होंगी और उन्हें पूरी सच्चाई से इन नीतियों को लागू भी करना होगा, जिससे फिर कभी देश के श्रमिकों को ऐसी भयानक त्रासदी का सामना न करना पड़े। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।